नमस्कार दोस्तों, हम जो कि प्रारंभ कर रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आखिर जो संख्या पद्धति है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को जानेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे इनके फॉर्मूलों के बारे में। सबसे पहले हमें उसकी जो पहली सीढ़ी पता नहीं होगा तो हम ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले हमें उन सीढ़ियों को जानना है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, किसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आपको मैं एक बात तो बता दूं, यह जो मैथ जो करा रहा हूँ जो शुरू से यूपी पुलिस के लिए, यानी अगर आप किसी भी अदर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है। जब तक आप किसी भी जो मैथ्स में हर प्रश्न के टच में नहीं रहेंगे तब तक आप पर कोई भी प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि उस जो क्वेश्चन का जो हम सॉल्व करेंगे जब तक उसका तरीका नहीं आपको पता होगा तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि हर प्रश्न के टच में रहना बहुत ही जरूरी है, तभी हम एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं और एग्जाम में आने वाले जो सभी प्रश्न हैं हम उनको आराम से कर सकते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों का टच में होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जो कि नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से, जो कि हम शुरू कर रहे हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम या किसी वस्तु को हम गिनने में सहायता मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे किसी यानी वे संख्याएं यानी जिन संख्याओं को गिनने में सहायता मिलती है। जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी वस्तु को हम गिनते हैं तो उन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यानी अनंत तक। यानी ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि अनंत तक होती हैं, क्योंकि अनंत तक हम कितनी भी संख्या को हम गिन सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में भी बहुत सारे जो प्रश्न बन सकते हैं तो उनको हम अच्छे से जानेंगे। जैसे प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, वर्गों का योग, क्योंकि यहाँ से जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग का मतलब क्या है? जैसे हम इसे सॉल्यूशन बाय सॉल्यूशन अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी ये अनंत तक यानी इनफिनिटिव, यानी n का मतलब होता है इनफिनिटिव यानी अनंत तक, तो इन्हें अनंत तक कहेंगे। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? n प्राकृत संख्याओं का योग। और जो n प्राकृत संख्याओं का योग हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला के माध्यम से। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है? n+1/2। इसके माध्यम से जो करेंगे, किस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, उसी को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इसके जो आधार पे जो कि प्रश्न कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे पूछा जाएगा, तो कोई संख्या दे दी जाएगी, जैसे 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब हमें पता चल गई तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20,
जब हमें n की वैल्यू पता चल गई कि यानी n जो है यहाँ क्या है 20 है, यानी 20 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आपको कैसे करना है, तो इस फॉर्मूले में रखना है। तो n की वैल्यू कितनी है हमें 20 यानी 20 यहाँ रख ली, 20 प्लस 1/2। तब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 20 यहाँ है तो इसको सॉल्व करेंगे 21/2, 2 से इसे काट देंगे तो यहाँ कितने 10। तब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 210 यानी 210 यानी 210। तो इसका आंसर सही राइट क्या है 210 है। इस प्रकार से हमें एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझना है। अब यहाँ देखते हैं n संख्याओं के वर्गों का योग, यानी नंबर 2 n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जब यहाँ योग कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, तो क्या है वर्गों का योग। तो वर्गों का योग क्या है, किसी की संख्या के पावर होती है उसे वर्गों का योग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से जैसे उदाहरण पहले इसको समझते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 यानी अनंत तक होता है। यानी क्या है अनंत तक यानी इन्फिनिटिव। तो इसका जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से हम समझेंगे, तो फॉर्मूला से हम किस प्रकार से इसे यूज में लाएंगे। जैसे n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये क्या है इसका फॉर्मूला है, यानी इसके माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रश्नों को क्या है सॉल्व करेंगे। इसके माध्यम से सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको हम आसानी से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ जो संख्या दे रखी होगी, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसी के माध्यम से समझते हैं। जैसे 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी जो प्राकृत संख्याएं होंगी 1 से प्रारंभ होंगी, तो इसी प्रकार से तो यहाँ पूछ रहा है 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यानी n की वैल्यू क्या है हमारी 20 हो गई। n की वैल्यू कितनी है 20, तो हमें ये पूछ रहा है तो n की वैल्यू हमें 20 मिल गई। तो हमें इसमें यानी इसमें पूछ रहा है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमें यहाँ पे सीधे उदाहरण के माध्यम से हम समझ रहे हैं। जैसे हमें इसमें फॉर्मूले में इनको रखना है। वहीं जैसे 20 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 वहीं 6। अब इस फॉर्मूले को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे 20, अब इसको बाहर निकालेंगे तो 21 मल्टीप्लाई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 तो 41, वही हम बट्टे में क्या लेंगे 6। अब इसको हम क्या करेंगे काट लेंगे। जैसे 3 से ये कितनी बार कटा है 2 बार, वहीं 3 से ये 7 बार कट गया। वही बात करते हैं ये 10 बार कट गया। इसका सभी का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई हमें आसानी से कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये 0 दिख रही है तो सबसे पहले हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 7 का किसी को टेबल नहीं आती है तो हमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं टेबल 20 तक आती हैं। सबसे पहले जो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले बच्चों को टेबल आना जरूरी है, क्योंकि टेबल आपके जो एग्जाम में बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक बना देंगे। क्योंकि 20 तक तो टेबल आना चाहिए, 20 तक ही वर्ग आने चाहिए और 20 तक ही घन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको आसानी से सरल क्वेश्चन को सरल करना आसान बनाएंगे। वहीं जैसे 0 मल्टीप्लाई 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2870, यानी 2870 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। वहीं हम करते हैं जैसे नंबर 2, अब हम यहाँ समझते हैं n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग।
n जो प्राकृत संख्या हैं उनके घनों का योग हम किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग वही हम योग दे रखा है तो हम वहीं जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब यानी डॉट 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 यानी अनंत तक होता है। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, जिसका जो फॉर्मूला है दो तरीका से हम इसको फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जैसे n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ये इसका ये फॉर्मूला है। यानी n की वैल्यू हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो जैसे अगर इसको आगे भी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे n का स्क्वायर n+1 बट्टे 4, यानी इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। ये बड़े कोष्ठक में आएगा, यानी ये बड़े कोष्ठक का होल स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, अब खोल लेंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, यानी n का स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, क्योंकि ये 2 का वर्ग खुल जाएगा तो यहाँ पे इसका वर्ग खोलेंगे तो इस प्रकार से ये सॉल्व होकर हो जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है। वही हम बात करते हैं, जैसे यानी 1 से 10 तक घनों का योग निकालते हैं। जैसे 1 से 10 तक 10 संख्याओं के घनों का योग, यानी घनों का योग तो किस प्रकार से हमें निकालना है। यानी हमें n की वैल्यू मिल गई, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। 1 से 10 तक पूछ रहा है तो हमें पता है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं यानी अंत तक जाती हैं, तो यहाँ पे अंत तक क्या देगा 10। तो इस प्रकार से हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। तो हमें इस प्रकार से रखना है, या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, एक ही सॉल्व आंसर क्या होगा इनका, एक ही निकलेगा। जैसे n की वैल्यू 10 मिल गई तो मैं इसमें रखता हूँ, जैसे 10 का स्क्वायर वहीं 10+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4, क्योंकि 4 का कोई हमने पहले ही सॉल्यूशन कर लिया है। इसी प्रकार हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी 100 का 10 का जो वर्ग होता है 100 होता है। वहीं हम बात करते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 11 का वर्ग कितना होगा 121, वहीं 4 से इसे कितनी बार काट देंगे 25 बार, 25 का जो मल्टीप्लाई कर लेंगे वही हमारा आंसर होगा। जैसे 25 एकन 25 है ना, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 25 और 5 30, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2530। इस प्रकार से हम क्या घनों के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं। ये रूल नंबर 3 है। गलती अक्सर लिखने में हो जाती हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं तो इसी प्रकार से जो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, इसके आधार पर कई बार जो कि एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो कि अभी जो सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको भी हम आसानी से सभी इसके माध्यम से आप जो सीख जाएंगे नंबर सिस्टम को, तो आप कोई भी प्रश्न जो संख्या पद्धति आएगा तो उसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन सभी को जो फॉर्मूला है और जिसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया तो स्ट्रक्चर को जानने के बाद तो आप हर प्रकार के प्रश्नों को संख्या पद्धति से आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं सम संख्याओं का योग, यानी n प्राकृत सम संख्याओं का योग। जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट और नोट से बनाना बहुत ही जरूरी है, तो जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 4 है, यानी n प्राकृत सम संख्याओं का योग, यानी n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग।
जो n प्राकृत सम संख्याओं का योग है, जैसे n जो सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं आपको पता है, यानी प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं एक दूसरे को क्या है मल्टीपल में, यानी जैसे 2 4 6 8 यानी किसी की जोड़ा में आती हैं। ये क्या सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से सभी क्या है जोड़ा में आती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 यानी ये क्या है सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, जैसे n+1 ये इसका क्या है फॉर्मूला है। तो इसके माध्यम से हमें क्या है सम संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें जानना है तो प्राकृत संख्याएं। तो इसका जो उदाहरण लेते हैं, जैसे यहां दे दी जाए n 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 50 यहां पूछ रहा है 50 सम संख्याओं का योग, यानी यहां से पूछ ले 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से जो 50 तक सम संख्याएं होंगी तो हमें अपने दिमाग से सोचना है। तो यहाँ पे सोचना है, तो यहाँ पे क्या है 25 क्या होगी सम होगी और 25 ही क्या होंगी विषम होंगी। 25 क्या होंगी सम होंगी, 25 ही क्या होंगी विषम होंगी। तो इस प्रकार से हमें n की वैल्यू मिल गई। तो n की वैल्यू कितनी है 25। जब n की वैल्यू 25 मिल गई तो इसमें फॉर्मूले में रखना है, जैसे 25 + 1 नहीं 25 × 26। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 25 छिक्का 150 0 15 हासिल के 25 दूनी 50 50 और 15 65। तो कितना आ गया 650 हमारा आंसर 650। तो इस प्रकार से हमें n प्राकृत सम संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ रह गया है n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, रूल नंबर 5। जैसे n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग वही, जैसे विषम संख्या क्या होती है 1 3 5 7 9 11, ये क्या है सभी विषम संख्याएं हैं, यानी अनंत तक। तो इसका जो फॉर्मूला है यानी इसका क्या होगा n²। जो हमारी जितनी विषम संख्याएं हैं उतनी ही हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहीं देखते हैं, जैसे हमने ये समझा था यहाँ पर 1 से 50 तक सम संख्या का, तो यहाँ पे दे दिया 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग। तो हमें पता है 25 क्या होंगी विषम होंगी, 25 सम होंगी। तो हमें n की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 25। जब n की वैल्यू 25 मिल जाएगी तो हमें क्या है n इसमें रखना है, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो हमारा आंसर क्या हो गया 625। इसमें बहुत ही सरल है। इस प्रकार से हम n प्राकृत जो विषम संख्या हैं उनका योग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो समझते हैं, अब देखते हैं कौन सी जो कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो जिसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे हमें प्राकृत संख्याएं जो पढ़ी थी उनमें क्या है 1 से प्रारंभ हो रही थी, वहीं पूर्ण जो संख्याएं होती हैं कहां से प्रारंभ होती हैं 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जो 0 से एक तो पॉजिटिव यानी धनात्मक की ओर चलती हैं और एक चलती है ऋणात्मक की ओर। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे 0, तो 0 से प्लस की तरफ चलेंगी 2 3 4 यानी अनंत तक जाती हैं, वहीं और यहाँ जो कि ऋणात्मक की तरफ चलती हैं, यानी ये भी क्या है अनंत तक जाती हैं। तो इस प्रकार से कैसी होगी ये कैसी होती है पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी कि कौन सी होती है पूर्णांक संख्याएं, एक तो धनात्मक और ऋणात्मक की ओर चलती हैं। अब देखते हैं सम संख्याएं, वही देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या होती हैं विभाजित हो जाती हैं, यानी कहां से 2 से। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती हैं 2 से पूर्णतः
भाग चली जाए यानी विभाजित, भाग चला जाए, भाग चला जाए। क्या होती हैं ये? सम संख्याएं होती हैं। इनमें क्या है? 2 से भाग चला जाए। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 यानी डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या होती हैं? अनंतक होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। वहीं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाग ना जाए उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यानी डॉट 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 अनंतक होती हैं। इन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। इन्हें साथ के साथ उतारते चलें जिससे आपका जो नोट्स अच्छे से बन सकते हैं। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से क्या है? भाग चली जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी एक तो स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या भाग चले जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य, यानी भाग चली जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग चला जाए वो कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आपको यहां पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है 4 होती है, ना कि 1। और 2 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 ये तो स्वयं और 1 के अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। वहीं हम बात करते हैं 4 कैसे होती है? पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक का ध्यान रखना है। ना तो ये भाज्य संख्या होती है और ना ही ये अभाज्य होती है। ना तो ये भाज्य होती है और ना ही भाज्य। एक जो कि ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि ऑप्शन वाइज पूछा ही गया है, तो ध्यान रखना है एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो इस प्रकार से हमें भाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी क्या होती है? अनंत तक भी जाती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। जैसे 10 है, 12 है, 15 है, 21 है, तो ये कैसी होती हैं? सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। वही देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे अभाज्य संख्याएं जो भी मैंने बताया है, यानी ये वैसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। यानी
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वो सभी संख्या कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यानी ये भी कितनी होती हैं? अनंत तक होती हैं। क्योंकि आपको यहाँ ध्यान रखना है, और सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है, यानी यहाँ पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी 4 होगी। वहीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और बड़ी आपको पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई क्या यानी कोना नहीं है, यानी किसका छोड़ नहीं है, क्योंकि अंत तक कितनी भी हो सकती है। तो वहाँ पे सबसे छोटी पूछा जा सकता है भाज्य और अभाज्य के बारे में। एक ना तो अभाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, तो यहाँ ध्यान रखना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। तो इस प्रकार से हमने भाज्य, अभाज्य, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या का योग समझ लिया। तो अब रह गई हैं हमारी कौन कौन सी रह गई हैं? हाँ, ये है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। जब तक आप इसकी जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, यानी P/Q के रूप में क्या है? लिखी जाती हैं। वे संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो P/Q के रूप में जो लिखी जाती हैं, वे संख्या क्या होती हैं? पूर्ण रूप से क्या होती है? समाप्त हो जाती है। यानी किसी संख्या को हम भाग के रूप में लिखते हैं, तो वो संख्या क्या होती है? किसी ना किसी पॉइंट के बाद क्या हो? समाप्त हो जाती है। या जब वो संख्या समाप्त नहीं होती है, यानी अंत तक जाती है, तो वो संख्या कैसी कहलाती है? अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय को आसानी से कर सकते हैं। जैसे P/Q के फॉर्म में, यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो पूर्णतः क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। यानी या तो वो संख्याएं जो पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं, यानी वे संख्याएं जो पूर्णतः क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं, या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे परिमेय संख्याएं सभी के, जैसे 1/2, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। वही हम समझते हैं जैसे 1, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। वही हम समझते हैं जैसे 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। वही समझते हैं 1 क्या है? परिमेय संख्या है। वही 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। वही हम इसको अंडर रूट में ले लेंगे तो ये भी क्या होंगी? परिमेय संख्या बन जाएंगी। जैसे ये क्या है? सभी परिमेय संख्याएं हैं, यानी ये क्या है? समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? सभी परिमेय संख्याएं हैं। वहीं जैसे 22/7, यानी 22/7 किसका मान है? पाई का। पाई क्या है? एक परिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई का जो मान है ये क्या है? अपरिमेय। जो कि पाई का जो मान है ये क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि जो पाई एक अपरिमेय संख्या के रूप में आता है, क्योंकि जो पाई है, पाई का जो मान दे रखा है 22/7, क्योंकि कुछ जो कि साइंस है कहीं कहीं इसको समाप्त बताते हैं, तो कहीं कहीं इसको समाप्त नहीं बताते हैं। इसलिए इसका जो मान रखा है परिमेय संख्या में रखा है, जबकि ये जो पाई है ये एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या के रूप में रखा गया है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है परिमेय और अपरिमेय के बारे में। तो इस प्रकार से इनको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे और हम आगे भी जैसे सॉल्यूशन करते हैं, जैसे -7/9 हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। वहीं ये क्या है? परिमेय संख्या है। वहीं इस प्रकार से पूछा जाए √16, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। वहीं हम √169 रखें तो ये क्या है? बाहर निकल जाएगा तो कितना आएगा? 13 का वर्ग है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमें सभी को ध्यान रखना है। वहीं हम बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, यानी 361 √4, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? ये किसका वर्ग है? 19 का।
19 का वर्ग 4। हम 4 का डिवाइड देंगे तो हमने क्या कहा था, 4 का डिवाइड देंगे तो ये भाग चला जाएगा, पूरा पूरा समाप्त भी हो जाएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। वही हम बात करते हैं जैसे 16/7। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमें इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 4 हो गया। तो ये 7 बाहर नहीं निकलेगा तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता है। वैसे तो हम पॉइंट में भी मान होता है, लेकिन इसका जो हम बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा ही। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको ध्यान रखना है। अब आप आसानी से परिमेय और अपरिमेय आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या थी तो इसलिए मैंने इनको मिटा दिया है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं। वहीं हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिखा जाए और ये क्या है, पूर्णतः समाप्त नहीं होती हैं। जैसे एक और इसमें एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं 20/3। अब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, यानी 6.666666। ये क्या है, पॉइंट के बाद समान रिपीट हो रही हैं। अगर पॉइंट के बाद समान रिपीट हो रही हैं तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए, हमें पता है ये बार बार रिपीट हो रही है, बार लगा दी जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यही होता है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जाएं तो वो सब संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कोई भी, जैसे पाई, यानी पाई हमने बताई थी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे और भी हम बहुत सारी संख्याएं, जैसे √2, √3, √7। तो हम √9 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 3 का वर्ग होता है, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और भी इसके उदाहरण, जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे 16, हम 16 को बाहर निकाल लेंगे 4/√7। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इस प्रकार से सभी संख्या को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्या होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमने परिमेय पढ़ लिया, अपरिमेय पढ़ लिया। आसानी से हम परिमेय और अपरिमेय को देख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता दिया है। वहीं हम देखते हैं जैसे और भी संख्याएं होती हैं। जैसे एक और संख्या है सहवास संख्याएं। सहवास संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे सहअभाज्य संख्याएं। क्योंकि इनको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से कई बार आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी ये वैसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से ही डिवाइड जाती हैं। ये हमेशा जुड़वा होती हैं। कई संख्याएं होती हैं जुड़वा होती हैं। हमेशा ये संख्याएं कैसी होती हैं, जुड़वे के रूप में आती हैं। और ये जुड़वे में जब जुड़वा के रूप में आएंगी तो ये आपस में क्या होंगी, डिवाइड नहीं होती हैं। जब ये डिवाइड नहीं होंगी तो क्या क्या कहलाती हैं, सहवास संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 और 11, हम यहाँ दोनों संख्याओं को लिखते हैं तो ये क्या है, एक सहवास संख्याएं होती हैं। वहीं हम बात करते हैं जैसे क्या होती हैं, आपस में कभी डिवाइड नहीं होती हैं, तो इस प्रकार से इनको सहवास संख्याएं कहलाती हैं। वहीं हम बात करते हैं जैसे और भी हम लिखते हैं एग्जाम्पल में 16, 21, ये दोनों आपस में कभी डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये क्या कहलाएंगी, सहवास संख्याएं कहलाएंगी। और भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सहवास संख्याओं को आसानी से देख सकते हैं। एक और हम नई चीज सीखते हैं, जैसे इसे कहते हैं हम भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, इसे कहते हैं भाज्य।
और इसे कहते हैं भागफल, भागफल, और इसे कहते हैं हम शेषफल, यानी शेषफल। हमें इनको जो कि इनसे ही जो फॉर्मूला बनता है, इसी के माध्यम से ये फॉर्मूला बनता है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए। नंबर सिस्टम में बहुत बार सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में भी कई बार इसमें से प्रश्न आ चुका है। तो यह इसको ध्यान रखना है। जैसे हम इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे हमें ये प्राप्त करना है, जब हमको ये पता नहीं है, या हमको ये पता नहीं है, या हमको ये पता नहीं है, या हमको ये पता नहीं है, तो इसी के माध्यम से हम चारों फॉर्मूलों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमको निकालना है भाज्य, तो जब हमें भाज्य चाहिए, यानी जब हमको भाज्य चाहिए, तो जैसे जब हमको भाज्य चाहिए तो कैसे करेंगे, यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम प्लस करेंगे। जैसे भाज्य बराबर, यानी भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो इस प्रकार से हम आसानी से भाज्य प्राप्त कर लेंगे। वहीं हम बात करते हैं भाजक प्राप्त करना है, तो जब भाजक प्राप्त करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यानी भाजक बराबर, तो हमें क्या करना है, इसमें से क्या करना है, शेषफल घटाएंगे, यानी भाज्य माइनस शेषफल और डिवाइड भागफल का दे देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भाजक। तो इस प्रकार से हम भाजक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से और भी हमें पता है, हमें चाहिए भागफल चाहिए, तो शेषफल भाज्य में से शेषफल घटा देंगे और भाजक का डिवाइड कर देंगे, तो भागफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी को भी निकाल सकते हैं। अगर हमें शेषफल चाहिए तो हमें क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी भाजक मल्टीप्लाई भागफल माइनस भाज्य, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी चारों फॉर्मूले इसी के माध्यम से हम बना सकते हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपके लिए जो मैंने समझाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत बार यूपी पुलिस में बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।